एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो आपका पेपर हुआ है वो भी अच्छा हुआ होगा। तो आज के वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 जिसका सब्जेक्ट कोड 110 है और जिसकी पेपर आईडी 8746 है का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं और उसके सही उत्तर को जानते हैं। तो जो आज का प्रश्न पत्र था उसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से पहला प्रश्न है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैज़ फॉलोइंग फ्रेम्स, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षण पद, ऑप्शन बी दिया है अभ्यास पद, ऑप्शन सी दिया है मूल्यांकन पद, ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो जो प्रश्न संख्या एक का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो मुख्य पद शिक्षण पद, अभ्यास पद और मूल्यांकन पद, ये तीनों पद होते हैं। तो प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 को, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वह उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर अनुक्रिया के होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है कहलाता है। दैट स्टिमुलस विच बीइंग presented after a response increase the possibility of रिपीटिशन ऑफ द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं वह है ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी रुचि उत्तेजक, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पुनर्बलन। री इन्फोर्समेंट ही वो उद्दीपक है जो अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सिद्धांत हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन के जो है कुल 5 सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया है। ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाई। तो जो साखी अभिक्रमित अनुदेशन है उसका विकास या उसको विकसित किया है क्राउडर ने। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 वो देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं। होम पेज एंड रॉन्ग पेज आर रिलेटेड विथ। ऑप्शन ए है मैथमेटिक्स प्रोग्राम, ऑप्शन बी है ब्रांचिंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी लीनियर प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गृह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ जो है वह जो होता है वो होता है आपके साखी अभिक्रम में, यानी जो है ब्रांचिंग प्रोग्राम में। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि साखी अनुदेशन के गृह पृष्ठ में नहीं दिया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इन होम पेज ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी है परीक्षण द्वारा निदान, ऑप्शन सी सही अनुक्रिया का पुष्टिकरण और ऑप्शन डी दिया है उपचार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रेमेडी जो है वह उसमें साखी अनुदेशन के गृह पृष्ठ में नहीं दिया जाता। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि साखी अनुदेशन का सैद्धांतिक आधार है। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ह्यूमन ट्रेनिंग, ऑप्शन बी सी दिया है साइंटिफिक प्रिंसिपल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मानवीय से प्रशिक्षण, वैज्ञानिक सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साखी अनुदेशन का सैद्धांतिक आधार ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रणेता कौन है। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ क्लासरूम इंटरैक्शन एनालिसिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फैटलैंडर्स, ऑप्शन जो है बी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लैंडर्स ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों शिक्षक के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा है। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ
टीचर स्टूडेंट बिहेवियर इन क्लासरूम हैव बीन फ्लैग बाई फ्लैंडर। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10। फ्लैंडर्स ने जो है विद्यार्थियों और शिक्षक के व्यवहारों को 10 वर्गों में बांटा है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुकरणीय सामाजिक कौशल तकनीक एसएसटी का विकास किया गया। तो एसएसटी का विकास जो है वह क्रुक और शेंक के द्वारा किया गया। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया है। बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्लेसर। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा विकसित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12 में आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रतिमान का मूल स्रोत है। शिक्षण प्रतिमान का मूल स्रोत है, ऑप्शन ए दिया है विषय वस्तु, ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन ए दिया है सॉरी ऑप्शन ए दिया है स्वरूप स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी दिया है फोकस, ऑप्शन सी दिया है सोशल सिस्टम सामाजिक प्रणाली, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रतिमान का जो मूल तत्व ये तीनों होते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य अवयव है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ऑप्शन ए विषय वस्तु कॉन्टेक्स्ट, और ऑप्शन बी दिया है कम्युनिकेशन या संप्रेषण, ऑप्शन सी दिया है कि उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो मुख्य अवयव विषय वस्तु और संप्रेषण दोनों होता है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसमें जो है आपसे पूछा गया कि शिक्षा में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीफन कोरी के द्वारा। स्टीफन कोरी ने शिक्षा में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए है शिक्षण में सुधार हेतु, ऑप्शन बी है शिक्षण में परिवर्तन हेतु, ऑप्शन सी विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, ऑप्शन डी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है शिक्षण में सुधार हेतु भी होता है, शिक्षण में परिवर्तन हेतु भी होता है, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या के समाधान हेतु भी होता है ये। और जो ऑप्शन डी दिया है कि नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु, यही जो है वह उसमें क्रियात्मक अनुसंधान में किसी प्रकार के नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 15 का जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा गया है कि परियोजना विधि के जनक हैं। हु वाज फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने जो है परियोजना विधि का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 17 को हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वह विधि के सिद्धांत हैं। यानी प्रयोजना विधि इसमें छूट गया है, केवल विधि लिख दिया है। इंग्लिश वर्जन इसका देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोजना विधि के सिद्धांत हैं सो उद्देश्यता, पर्पसनेस, एक्टिविटी क्रियाशीलता, ऑप्शन सी दिया उपयोगिता यूटिलिटी, ऑप्शन डी दिया है कि एबव ऑल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। परियोजना जो विधि है उसके जो सिद्धांत हैं उस उद्देश्यता भी है, क्रियाशीलता भी, उपयोगिता भी होती है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु स्वामित्व में, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल में, ऑप्शन सी कक्षा समस्या समाधान में, ऑप्शन डी शिक्षक व्यवहार में। तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड, ऑप्शन बी टीचिंग स्किल। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा शिक्षण कौशल। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि एसएसटी प्रक्रिया में कितने सोपान हैं। तो प्रश्न संख्या 19 में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 19 को जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6। एसएसटी में की जो प्रक्रिया में 6 सोपान कुल होते हैं। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि दूरवर्ती शिक्षा में प्रयोग करते हैं। इन
डिस्टेंस एजुकेशन इज यूटिलाइज्ड। ऑप्शन ए मुद्रित माध्यम का, ऑप्शन बी अमुद्रित माध्यम का, ऑप्शन सी बहुमाध्यम का, ऑप्शन डी मुख्य माध्यम का। तो जो दूरवर्ती डिस्टेंस एजुकेशन होता है उसमें हम लोग मल्टीमीडिया बहुमाध्यम का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण चरों के कार्य हैं। फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स आर। ऑप्शन ए है निदानात्मक डायग्नोस्टिक फंक्शन, ऑप्शन बी है उपचारात्मक प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस, ऑप्शन डी सी दिया है कि इवैल्यूएशन फंक्शन मूल्यांकनात्मक कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण चर को कार्य जो है वो निदानात्मक कार्य भी है, उपचारात्मक कार्य भी है और मूल्यांकन का भी कार्य है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक का उत्तरदायित्व है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इज। ऑप्शन ए स्वयं के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन बी समाज के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक जो शिक्षक होता है उसका उत्तरदायित्व तो खुद के प्रति भी होता है, समाज के प्रति भी होता है और विद्यार्थियों के भी प्रति होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं। तो पाठ्य योजना में जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपको कई बार हमने कक्षा में बताया भी है कि विशिष्ट उद्देश्य हमेशा टॉपिक से ओरिएंटेड होता है और जो समान उद्देश्य होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो पाठ्य योजना में जो विशिष्ट उद्देश्य है वो प्रकरणोन्मुख होता है, टॉपिक ओरिएंटेड। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया प्रणाली में कितनी श्रेणियां या वर्ग हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा गया कि शिक्षण और अधिगम के संबंध के कारक हैं। फैक्टर्स ऑफ रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ऑप्शन ए कैरिकुलम, ऑप्शन बी टीचर एंड स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी दिया है टीचिंग सर्कमस्टेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी पाठ्यक्रम, शिक्षक और साक्ष्य, शिक्षण और परिस्थितियाँ, ये सभी जो है शिक्षण और अधिगम से के जो संबंधित कारक हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण एक कला है या शिक्षण एक साइंस है या दोनों है। तो शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण के विभिन्न रूप हैं। डिफरेंट जो है वो आपके रूप क्या हैं टीचिंग के। तो आपकी ट्रेनिंग भी है, इंस्ट्रक्शन भी है और इंडोक्ट्रिनेशन भी है, यानी प्रशिक्षण, अनुदेशन, प्रतिपादन, ये तीनों हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अच्छे शिक्षण की विशेषता के बारे में से पूछा गया है। तो अच्छा शिक्षण कौन होता है? जो सहयोग पर आधारित हो, जो जनतंत्री मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित हो, जो वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता दे, और ऑप्शन डी जो इसमें दिया है कि उपरोक्त सभी। तो अच्छा शिक्षण की ये तीनों विशेषताएं होती हैं, और सहयोग पर आधारित, जनतंत्री मूल्यों आदर्शों पर आधारित और वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने शिक्षण के बोध स्तर का प्रतिपादन किया है। हु प्रोपाउंडेड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी मॉरिसन। मॉरिसन ने जो है शिक्षण के बोध स्तर का प्रतिपादन किया है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन ए है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी है बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन सी है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल, और ऑप्शन डी दिया है कि ज्ञान स्तर या नॉलेज लेवल। तो शिक्षण के जो 3 स्तर होते हैं उसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, ये 3 होते ही हैं, ज्ञान का स्तर नहीं होता। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी 30 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया। हु डेवलप्ड लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी स्किनर।
B.F. स्किनर के द्वारा लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो है विकास किया गया था। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इवेल्युएटेड, ऑप्शन ए दिया है फ्लैंडर्स की प्रविधि से, ऑप्शन बी दिया है बाई ओवर्स टेक्निक के माध्यम से, ऑप्शन सी दिया है ग्लोब्स की ग्लोबे जो की प्रविधि से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्लोबे। ग्लोबे की प्रविधि से जो है अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ 1961 में कीथ, एचिसन, बुश तथा एलन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सी धारणा सही नहीं है। यह वास्तविक शिक्षण है तथा इसके द्वारा कक्षा शिक्षक की जटिलताओं को कम किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी दिया कि इस शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता था, प्रतिपुष्टि द्वारा अभ्यास को नियंत्रित किया जाता है, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी दिया है कि यह पूर्ण रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी दिया है कि इसका विकास मिनेसोटा विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ, ये गलत है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। तो प्रश्न संख्या जो 34 है उसका ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं है या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है। जो विच ऑफ द activities is are included during interactive stage of teaching। ऑप्शन ए है कक्षा के आकार की अनुभूति, ऑप्शन बी सीखने वालों का निदान, ऑप्शन सी है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण की जो अंतःक्रिया चरण है उसमें ये तीनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन स्मृति स्तर से संबंधित है। स्मृति विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड विद द लेवल ऑफ मेमोरी। तो ऑप्शन ए दिया है कि अधिगम धारण, लर्निंग रिटेंशन, ऑप्शन बी दिया है प्रत्यय स्मरण रिकॉल, ऑप्शन सी दिया है रिकॉग्निशन, ऑप्शन या पहचान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मेमोरी लेवल से तीनों संबंधित है, अधिगम का धारण भी, प्रत्यास्मरण भी और पहचान भी। तो प्रश्न संख्या जो 36 है उसका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया है कि हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली का पहला पद है, फर्स्ट स्टेप ऑफ हार्वर्ड 5 स्टेप सिस्टम इज। तो हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली है उसका जो पहला स्टेप है वह है प्रस्तुत तैयारी या प्रस्तावना। तैयारी या एवं प्रस्तावना जो उसका पहला पद होता है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो हार्वर्ड की जो पंचपदी प्रणाली है उसका प्रयोग हम लोग मेमोरी लेवल पे करते हैं, ऑप्शन बी स्मृति स्तर पे। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण का चरण है, शिक्षण के कौन कौन से चरण हैं। स्टेजेस ऑफ टीचिंग इज प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये शिक्षण के 3 चरण होते हैं और आपके जो प्रश्न संख्या 39 में के जो 3 विकल्प दिए गए हैं वो तीनों इसमें पूर्व क्रिया अवस्था, ऑप्शन बी अंतः क्रिया अवस्था, ऑप्शन सी उत्तर क्रिया अवस्था और तो ये तीनों हैं। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है, यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण है। इसके प्रणेता हैं मेमोरी लेवल इज टीचिंग इज रिलेटेड टू ओनली रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हु प्रोपाउंडेड दिस लेवल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हार्वर्ड। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आज के प्रश्न पत्र में जो आपको से जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। और अब इस
आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।